यह सीडीपी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का 8वां वीडियो है। पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा पर्यावरण टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्टों में डाला गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। कक्षा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्य पुस्तक एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं तथा ये शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, सहज बनाता है। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। वह ऐसे सहज परिस्थिति का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न अपने शिक्षक या सहपाठी से पूछ सकते हैं तथा संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ए, उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 7 सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यताओं इंगित करते हैं। जैसे प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं, जैसे वे स्वयं के हित की दृष्टि से ही नैतिक व्यवहार करते हैं। जबकि तृतीय स्तर उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं और वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ए, स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसका अर्थ है कि शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा का संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जिससे कि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन कर सकें। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री या व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ए, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, जेंडर रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता में लिंग विशेष को कार्य विशेष
या किसी खास भूमिका से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि स्त्री घर में कार्य करने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, पुरुष बाहर कार्य करने के लिए, काम करने के लिए होते हैं। तो ये सारे जो है लिंग रूढ़िवादिता होती है। जैसे कि स्त्रियों को कुछ खास रंग पसंद होते हैं, पुरुषों को कुछ खास रंग पसंद होते हैं, तो ये सब इसको एक अलग से देखना, यह लिंग रूढ़िवादिता होती है। चूँकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, यह दोनों मिल के साथ कार्य करें तो समाज का विकास एक गति के साथ होती है। लेकिन लैंगिक रूढ़िवादिता समाज को गतिहीन कर देती है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवा जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका सही आंसर बताएं। बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए गए दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियम तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं तथा किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। यदि कोई बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवा जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर या लैंगिकता एक सामाजिक संरचना होती है। चूँकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर समाज बनता है। ये परस्पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अतः समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ए थकान, बी आयु, सी रोग, डी लिंग भेद। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी लिंग भेद। सीखने का प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक होते हैं थकान, आयु, रोग, इसके अलावा स्मरण क्षमता, बौद्धिक क्षमता आदि। लेकिन लिंग भेद का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा। व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, जबकि व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभिप्रेरणा कहलाता है। कि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और आवश्यकता जैसे ही पूरी हो जाती है वैसे ही अभिप्रेरणा भी शांत हो जाता है, अतः यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती हैं। किसने कहा है? ए मैकडूगल ने, बी कर्ट लेविन ने, सी फ्रायड ने, डी स्किनर ने। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में मैकडूगल द्वारा किया गया था। मैकडूगल ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी खास तरह की परिस्थिति में कोई विशेष प्रकार का व्यवहार ही क्यों करता है, इसी को इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए संवेग, बी आवश्यकता, सी उत्प्रेरणा, डी पुरस्कार या प्रेरक। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी आवश्यकता। आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अभिप्रेरणा भी शांत हो जाती है। तो आवश्यकता शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस
प्रक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है अभिप्रेरण, संवेग, अध्यवसाय, वचनबद्धता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण एक आंतरिक बल होता है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। सी, उसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। डी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर होगा सी। सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ऐसा कहकर वह उसे सफलता की भावना पैदा कर सकती है जो एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है। जबकि तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? तो बच्चों में तुलना नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी। तो यहाँ लालच देनी बुरी बात है। लालच दे के काम कराना प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, वह प्रोत्साहन कुछ देर के लिए होता है। चलो इसे उससे पहले समाप्त कर लो। यहाँ जो है एक दूसरे में कंपटीशन की भावना का विकास करना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ सबसे अच्छा होगा कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर यही होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। डी, उन्हें चिंता और डर पैदा करके। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर प्रोत्साहित कर सकती है। यदि कोई बच्चा को किताब पढ़ने नहीं आ रहा है, यदि हम उसे मदद देकर उसे किताब पढ़ना सिखा दें तो वह जो है आंतरिक रूप से अध्ययन हेतु उत्प्रेरित होगा। प्रत्येक प्राणी का एक लक्ष्य होता है और जब वह प्राणी उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसमें पुनर्बलन कार्य करता है और वह किसी कार्य फिर और आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यहाँ प्रतियोगिता की भावना सही नहीं रहेगा। साफ दिखाई देने वाला इनाम ट्रॉफी, यह भी इनाम देकर थोड़ी देर के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा प्रोत्साहन, लालच अच्छी चीज़ नहीं होती है। चिंता और डर तो बिल्कुल बच्चों में पैदा करना ही नहीं है। प्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए, संवेग, बी, आवश्यकता, सी, भावना, डी, प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। मैस्लो ने कहा है कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अतः हम अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कह सकते हैं। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा, आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। यदि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी आवश्यकता है डॉक्टर बनना, तो उसे जो है पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होना पड़ेगा, या टीचर उसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ने के लिए उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा से क्या होती है? रुचि का सृजन होता है, अधिगम के प्रति रुचि का सृजन होता है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा तथा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम हैं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है। ये जितने भी बच्चे के बारे में अच्छा कहा जाए वही उत्तर सही होता है। तो यहाँ भी क्या है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, यही सही होगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना, यदि बच्चा अभिप्रेरित है या प्रेरित है तभी वह उसे सीखने की उत्सुकता है या सीखने में रुचि है, तभी वह बच्चा प्रश्न पूछेगा। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा तभी जा सकता है जबकि बच्चे कक्षा में शिक्षक से प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, यानी कि उनमें सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है। बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सम्मान दें तथा कक्षा शिक्षण करते समय बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए अध्यापक की, बी संगी साथी की, सी पड़ोसियों की, डी माता पिता की। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, माता पिता की। पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्व माता पिता का होता है। इसीलिए परिवार को बालक का प्रथम प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है तथा माता पिता बच्चे का प्रथम शिक्षक होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था बालक की प्रारंभिक विद्यालय जाने की अवस्था होती है। इसके पूर्व बालक की शिक्षा का केंद्र उसका घर या परिवार होता है। इस आयु में बालक पर माता पिता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है तथा माता पिता के द्वारा ही बालक के सभी प्रकार के संवेगों के विकास का उत्तरदायित्व भी होता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।